मनीष पठारे साहब नमस्कार। नमस्कार। मनीष पात्रे। मनीष पाठरे साहब नमस्कार नमस्कार। आई एम सो सॉरी सर फॉर द फैक्ट दैट यू हैड टू वेट फॉर सम टाइम, बट जैसा आपने देखा होगा निज़ामुद्दीन रईन साहब बड़े एक्साइटेड थे कि वो 2 दिन की उनकी बड़ी सक्सेसफुल इंडिया मीटिंग हुई। आपको क्या लगता है, कुछ आपका खुद का व्यक्तिगत विचार है ये इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई उसको लेकर के? देखिए, ये जो कि इंडिया की अभी जो नया अलायंस बना है इंडिया, पहली बात तो मैं एक कहूंगा कि अभी जो मोदी जी ने देश को जो सब सपने दिखाए थे, जो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, वो सपने अभी हर देश के नागरिक को पता चल रहे हैं कि ये झूठे हैं। दूसरी बात, आपको सबको मालूम होगा कि गए 10 साल से मोदी जी के हाथ में भारत है, लेकिन भारत में कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास खो गया है भारत से। जो कि मोदी जी विकास लाने वाले थे, आजकल घर में भी बच्चा पैदा होने के बाद उसका नाम विकास रखे या न रखे, इसके ऊपर भी बहुत आर्ग्यूमेंट हो रही है, क्योंकि ये विकास अभी किसी के हाथ नहीं लग रहा है। और ये सब जो रोष था, ये पूरा रोष एनडीए के ऊपर था, और एनडीए के ऊपर जो भी खड़ा होने वाला है सामने, उसको सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे कि महाराष्ट्र में आज एक नॉन करप्ट पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये राज साहब के हाथों से कुछ तो महाराष्ट्र के लिए अलग होगा। वैसे ही देश में अगर कोई पर्याय सामने आ रहा है तो लोग उस पर्याय के लिए जुड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ देश जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, आज की तारीख में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकेली एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की बात कर रही है। आज की तारीख में भले वो इंडिया अलायंस हो, या वो सामने वाली अलायंस हो, या वो महाराष्ट्र के सरकार हो, जो लोगों की रोज़मर्रा की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो वो एमएनएस काम कर रही है। सीधी बात है। भले वो आपका जो मुंबई गोवा का जो हाईवे का मैटर है, कॉलेजेस का मैटर है, स्कूल्स का जो मैटर है, हॉस्पिटल्स का जो मैटर है, फार्मर्स इंश्योरेंस का जो मैटर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहा। इट इज़ एज इफ पूरे महाराष्ट्र के सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए हैं। और आज तो और छोड़िए, अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रदीप जी और मैं कि आज तो मराठों के ऊपर इतनी बेरहमी से मतलब जालना में लाठीचार्ज किया गया है। ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये महाराष्ट्र में? सर कुछ जरा सर, मनीष पठारे साहब आप बताएं, पाठरे साहब बोलिए। इसमें मैं एक ही कहना चाहूंगा कि आप सभी ने देखा होगा कि गए 4 साल पहले मराठियों ने, जी जो कि महाराष्ट्र में हमें आरक्षण चाहिए ये मांग को लेके, भारत का सबसे बड़ा किसी भी जाति का मोर्चा अगर निकाला होगा तो वो मराठा जाति के लिए हमारे महाराष्ट्र के मराठी बांधवों ने निकाला था। जी और इतने शांति से, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होके भी इतने शांति पूर्वक ये मोर्चा चला था, और उसको हर पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, मीडिया हो या और जनरल पब्लिक हो, उन्होंने सबने सल्यूट किया था। इतना अच्छा उनका वो मोर्चा और आंदोलन था। आज भी, आज का आपको मालूम होगा कि जालना में गए 4 दिन से उपोषण के लिए मराठा समाज के हमारे बांधव बैठे थे। अगर वो उपोषण कर रहे थे तो जबरन वहां पे जाके वहां पे ये सब सिचुएशन खड़ी करना, और ऊपर से ये सब सिचुएशन में इनको बंदूक चलाने की परमिशन किसने दी? शायद कल समाज के आगे झुक के 2-4 पुलिस वालों को वहां से सस्पेंड किया जाएगा, वहां से यहाँ ट्रांसफर की जाएगी, ये उनकी बात हो गई। लेकिन ये सब चीजों के लिए किसी ने पीछे से परमिशन दी है। वो परमिशन कोच ने दी है, तो वो 100% सरकार है। ये जो महाराष्ट्र की सरकार है वो जिम्मेदार है इस सब के लिए। कोई भी आंदोलन हो, अगर वो लोकशाही में लोकशाही के पद्धति से हो रहा है तो उस आंदोलन के लिए हमें उसे सहयोग देना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो मनीषा है, वो लेके ये आंदोलन हो रहा है। उनकी इच्छा या उनका काम होने के लिए आंदोलन हो रहा है, उनकी मांग रख रहे हैं ये आंदोलन के पीछे। तो ये सब होते वक्त अगर कोई भी प्रशासन या कोई भी शासन इस तरह से हिटलरशाही करेगी तो उसका करारा जवाब उनको आने वाले इलेक्शन में मिलेगा। आज की महाराष्ट्र की शिंदे जी हो, फडणवीस जी हो, या फिर आपके अभी अजित पवार जी हो, इनको सबको हमारे मराठा बांधव एक साथ दिखा देंगे कि इनको कहाँ पे बिठाना है।
लेकिन ये दो आज जो किया लेकिन ये सर बहुत चीफ गलत हुआ। मिनिस्टर, एक अच्छा आंदोलन जो शांति से चल रहा था, उस आंदोलन को इन्होंने अलग रूप दे दिया। लेकिन मनीष पाठरे साहब, चीफ मिनिस्टर खुद मराठा हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार खुद मराठा हैं, तो वो ऐसा करना क्यों चाहेंगे? सर आपको मैंने वही बात बोली कि चीफ मिनिस्टर मराठा हो, अजीत पवार जी मराठा हो, ये मराठा होने से नहीं, इनके ऊपर कंट्रोल किसका है, कौन हैंडल कर रहा है इनको। इसीलिए मैंने बोला कि पुलिस वालों को सस्पेंड करके ये सब खत्म नहीं होने वाला है। इनको ऑर्डर देने वाले कौन थे, जी। ये सब करने के पीछे इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, अगर बात ही करनी थी, कुछ समझाना ही था, तो जैसे आपको मालूम होगा एक आध मोर्चा जब आता है तब उसमें से खाली 5 या 10 लोगों को अंदर लिया जाता है कि जो डिस्कशन करे। अगर लोकशाही की ये रीत है तो अगर पुलिस वालों को, अगर उनके जो आंदोलनकर्ता है जो उपोषण के लिए बैठे थे, उनसे बात करनी थी तो वो 5 और 10 लोग जाके बात कर सकते थे। इतना बड़ा जमाव लेके जाना, पुलिस वालों के साथ जाना, वहां पे सब ये चीजें लेके जाना और ये सब चीजों में भड़काऊगिरी करना, वहां पे ये दंगे होने की जो अभी जो हुए हैं, इसके लिए प्रोत्साहित करना, इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है। और ये राजनीति मराठा समाज इस समय 100% उनको करारा जवाब देगा। शरद पवार जी ने, मनीष जी, शरद पवार जी ने इसका निंदा किया, बोला कि ये ढंग नहीं है मराठा आंदोलन को किस प्रकार से वायलेंट तरीके से पुलिस ने हैंडल किया। सुप्रिया सुले ने बहुत निषेध किया, बोला दिस इज रॉन्ग, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वहां पुलिस राइट गियर में था, हेलमेट था, हाथ में लाठी था। तो हाउ डू यू सी, आपको कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस का कहना है कि पथराव वहां से हुआ, कुछ पुलिसकर्मी इंजर्ड हो गए, उसके रिटेलिएशन में लाठीचार्ज हुआ। ये डू यू थिंक दिस इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी? जो आप बोल रहे थे एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, पवार साहब जिस प्रकार से निषेध कर रहे हैं और बीजेपी का कहना है कि हर चीज में शरद पवार जी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इस चीज को कैसे देखते हो पाठरे जी? सर मैं इतना कहूंगा, इन्वॉल्व कौन है ये देखना गवर्नमेंट के हाथ में है। उनके हाथ में अगर गवर्नमेंट है, बोलिए बोलिए पाठरे जी। उनके हाथ में अगर गवर्नमेंट है तो उनका ये काम है कि जिसने भी किसने ये सब किया है, ये उनको समझ के जी। Right, I think we seem to have lost him He's got for a call, little he's while got because call. I think he's in the car. Yes, yes. I think he'll be back. But what he's saying is makes a lot of sense because the Maratha agitations up till now have always been very, very peaceful. I have never seen a single incident like this in any Maratha agitation or campaign so far. They have been agitating for reservations now for a long, long time. And So it has been very huge. Their rallies are always too huge and they maintain it so well. We never had even one incident of Not law one. and order problem, no police excesses, because it is done very organized manner. It's done in a very Yes. organized manner. And So very disciplined. this is surprising. This is surprising how it has happened. It requires an in-depth investigation to find out what is the reason for this violence to erupt. ये तो मुझे लग रहा है कि जो अभी मनीष पाठरे साहब बोल रहे थे, मुझे लग रहा है इसके पीछे कुछ दम है, क्योंकि लिहाजा जिस तरीके से उन्होंने किया है, which is not done, which is I think it's terrible. All right, I think Mr. Manish Patre is back. जी पाठरे साहब आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज। सर मुझे यही बात सामने रखनी है कि अगर कोई भी दोषी हो, गवर्नमेंट आपके हाथ में है, आपको फाइंड आउट करना चाहिए ये गलती किससे हुई। दूसरी बात, इतने सालों से मराठा बांधव अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनका कोई भी हिंसक आंदोलन हुआ नहीं था। तो ये जानबूझ के की हुई साजिश है क्या? गवर्नमेंट के तरफ से, प्रशासन के तरफ से जानबूझ के सामने वालों को भड़काने की ये साजिश है क्या? इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो शांति से वहां पे महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया है कि अहिंसा का, उस अहिंसा के मार्ग से लोकशाही में ये जो मोदी सरकार जी आई है, इसकी पूरी अगर मोदी सरकार की श्रेय किसी को मिलती होगी तो वो हमारे महाराष्ट्र के अन्ना हजारे जी को मिलती होगी, क्योंकि उन्होंने देश में एक सैलाब लाया था। उन्होंने कांग्रेस या उस समय जो सत्ता में यूपीए थी उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। अन्ना हजारे जी के पूरे आंदोलन के बाद देश की पूरी जनता में एक रोष हुआ था, और जिसका पूरा बेनिफिट अभी के हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी को मिला है। और अगर ये सब हुआ था तो इस समय, इतने समय से 4 दिन से अगर भूख हड़ताल पे बैठे हैं
उपोषण कर रहे हैं, तो अचानक ये सब सीन कहां से क्रिएट होता है? इसका मतलब गवर्नमेंट का या प्रशासन का पूरी इस चीज के ऊपर खोज होनी जरूरी है कि इसका पीछे मास्टरमाइंड कौन है। पाटरे साहब, देव फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे, आपने बड़ा एक आंदोलन चलाया, पॉट होल्स इन मुंबई गोवा हाईवे, और फडणवीस जी ने कहा, एकनाथ शिंदे जी ने कहा, 1 साल के अंदर पूरे महाराष्ट्र मुंबई में पॉट होल मुक्त मुंबई और महाराष्ट्र हम देंगे। दोनों का, एकनाथ शिंदे जी का, देव फडणवीस जी का कहना है कि देखो, हमारे गठबंधन आने के बाद महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट हो गया है इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। अनएम्प्लॉयमेंट, जो आप बार बार अनएम्प्लॉयमेंट के इशू उठा रहे थे, प्राइस राइज के इशू रहते, इन्फ्लेशन, बोले कि अनियन, जो कांदा है और टमाटर है, उसका हम लोग स्टेबलाइज कर दिए। कांदा किसान से हम ज्यादा रेट पे खरीद रहे हैं, और टमाटर 40 रुपया पर किलो पे हम लोग स्टेबलाइज कर दिए। तो बोले कि ये इश्यूज हमने, इस सरकार ने इतना अच्छा तरीके से हैंडल कर लिया है। क्या ये जो बोल रहे हैं ये सच्चाई है? पाटरे साहब, आप जमीन से जुड़े हुए। ये चीज का आंसर आपको एक लाइन में और अच्छा आंसर दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। मैं अभी रत्नागिरी में हूं, मैं रत्नागिरी से अभी आपसे संपर्क में हूं। मैं इतना बताता हूं, महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री इस रत्नागिरी से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है सम्मान्य उदयजी सामंत। That's right. ये रत्नागिरी में जो MIDC है, इस MIDC की आधी कंपनियां बंद है। अगर महाराष्ट्र में उद्योग आए हैं तो वो कहाँ पे आए हैं, ये भी रेक्टिफाई होना चाहिए। आधी कंपनियां यहाँ पे, मैं आज पूरा MIDC आज जब घूम रहा था, मुझे पता चला आधी कंपनियां बंद है, आधी बंद होने को आई है। तो उद्योग कहाँ से आ रहे हैं, कौन से उद्योग आ रहे हैं? आपको शायद मालूम होगा कि रत्नागिरी में गए 15 दिन में सबसे ज्यादा जो कि ड्रग्स मिला है, ये रत्नागिरी के समंदर किनारे से मिल रहा है जी। सर। उद्योग मतलब क्या आ रहे हैं, पीढ़ी कहाँ पे जा रही है, हमारे नौजवान कहाँ पे जा रहे हैं, इसका सोच होनी जरूरी है। आप आंकड़ों में खेलोगे तो आप अभी तक बता रहे थे कि हमने गैस में इतनी सब्सिडी दी, हर घर में गैस सिलेंडर पहुंच गया। तो आप अभी जिनको पहले गैस सिलेंडर दिया था, उन्होंने गए 10 साल में कितने बार सिलेंडर ऑर्डर किया है, इसका भी आंकड़े हमें बता दीजिए। सबसे बड़ी बात, सिलेंडर के पीछे 400 का सिलेंडर, जबकि इनके हाथ में सत्ता गई 400 का सिलेंडर सीधा आज पहुंच गया था 1200 रुपये, 1250 रुपये तक। आज ये 200 रुपया कम करेंगे, 900 1000 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। इलेक्शन आई तो इनको अभी पता चला कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमें वोट देने वाले हैं नहीं, इसलिए सिलेंडर कम कर रहे हैं। ओनियन का बता रहे हैं आपको, टमाटर मालूम होगा 120 140 रुपया किलो हो चुका था टमाटर। जबकि मतलब जब टमाटर का भाव बढ़ा तब लोगों ने 140 में ले लिया। अभी आपने अरेंजमेंट किया तो पहले क्यों नहीं किया? 140 से खरीदने वाले का नुकसान भर के देने वाले हैं क्या? अंदाज जो हुआ था 100 रुपया 80 रुपया, तो वो 80 रुपए से खरीदने वाले को नुकसान भर के देने वाले हैं क्या? और जो किसान ने ये कांदा अभी जो 4 रुपए में या 2 रुपए में बेचा होगा और उस समय उसको वही रेट मिला होगा, तो उसका जो डिफरेंस है वो मिलता है क्या किसान को? इसमें जो दलाल है वो दलाल सब काम कर रहे हैं, और उसके पीछे कौन है तो आप खुद को मालूम है 10 साल से क्या चल रहा है। और ये गवर्नमेंट किसानों की नहीं है, किसी की नहीं है, गरीबों की नहीं है, सामान्य नागरिक की नहीं है। लेकिन मनीष ये पाटरे गवर्नमेंट साहब, जो अभी प्रदीप जी ने कहा कि आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नंबर 1 है उनका कहना, नंबर 1 इन द होल कंट्री। But the point is, where is the list? I still haven't got the list, sir, as to where the investment has come. ये आंकड़ों का खेल है ना, नंबर 1 नंबर 2 इसका। लेकिन वो लिस्ट का है सर। बताता हूँ सर, कौन से बैंक में आए पैसे ये तो बता दो, मतलब कहाँ पर आए? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना सर कि जी। महाराष्ट्र अकेला ऐसा स्टेट है कि जहां पे आज भी आप देखते होगे देश में कुछ भी होता होगा, लेकिन महाराष्ट्र की सिचुएशन आज भी एक स्टैंडिंग लाइन पे खड़ी रहती है। बिकॉज यहाँ के जो रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के जो वासी है, जो कहां से भी आके यहाँ पे सेटल हो गए, अभी वो सेटल हो गए अपना खर्चा, मतलब 140 रुपए का टमाटर भी खरीदते थे जी, 100 रुपए का ओनियन भी खरीदते थे। तो इसका मतलब उनका FDA बता रहा है और हम लोग ने जो किया है वही सही है, ये गलत है। लोगों को परेशानी हो रही है, लोग ये गुस्सा आने वाले इलेक्शन में, अगर इनमें ताकत है, हिम्मत है, तो कॉर्पोरेशन के, ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति, जिला परिषद, हर चुनाव को इन्होंने लंबा रखा है। लेकिन अमित ठाकरे साहब ने जो अभी पदयात्रा करी उसका जबरदस्त प्रभाव हुआ है साहब, कुंकण में तो हुआ है। ये जो रिपोर्ट हम लोगों को आ रही है
that has been a fantastic impact over there. तो यही चीज क्या अब आप बाकी हर जिले में भी लेके जाएंगे? मुझे मालूम है अमित ठाकरे साहब बाकी हर जगह पर भी गए, लेकिन कोंकण में उसका जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। नहीं सर, ये एक्चुअली कोकन का जो इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज ये कोकन में ही सबसे बड़ा लूपहोल से कि गए बहुत से सालों से, मतलब 17 साल से ये रोड बन रहा है। आपको मालूम होगा कि एकाध मतलब नागासाकी और हिरोशिमा जहाँ पे जो अणुबम गिरे थे, वो शहर भी खड़ी होने के लिए इतने साल नहीं हो गए जितने की कोकन का 500 किलोमीटर का जो रोड है वो बनने के लिए जा रहे हैं। और अभी हमारा पार्टी का दूसरा अभी जो रोड बन रहा है, जो पहले 5 साल पहले बना रोड निकल चुका है। और को खाली पैसे लाने के लिए और घर भरने के लिए ये रोड बनता है क्या? लोगों को यूज के लिए। और ये रोड पे बहुत से लूपहोल्स है, भी लूपहोल्स ये लोग बाजू कर नहीं सकते, इसलिए अमित जी ठाकरे के मार्गदर्शन में पूरे कोकण मुंबई गोवा हाईवे के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तहे दिल से पूरी तन मन से उतरी है। पाटरे साहब देवफंड, आप रत्नागिरी में हो, यू आर इन रत्नागिरी, आप रत्नागिरी में हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाल ही में फडणवीस जी ने स्पेशली कोंकण के बारे में कहा कि हमने कोंकण में बहुत जबरदस्त विकास का एक लहर वहां पर कर दिया है। उनका कहना था कि वंदे भारत ट्रेन, काजू का बोर्ड है वो एस्टैब्लिश कर दिया है, वो एस्टैब्लिश हो गया है। सिंधुदुर्ग में I think we've lost Mr. Patre. Yes. I think we've lost him. I think that there's a net problem because at the moment I think he's on the highway. But let's be very clear, as far as Mr. Patre is concerned, his basic thing is is he back? He's back. पाटरे जी आप रत्नागिरी में हो, देव फडणवीस जी ने हाल ही में कहा कि कोंकण में विकास का लहर हमने किया है। बोले कि कोंकण में चिपी एयरपोर्ट, सिंधुदुर्ग में हमने स्टार्ट किया है चिपी एयरपोर्ट, और ऑपरेशनल शायद ये महीने से चालू हो गया चिपी एयरपोर्ट। उन्होंने कहा कि वंदे भारत हमने वहां पर चालू कर दिया है। काजू बोर्ड, किसान से काजू बोर्ड इसलिए एस्टेब्लिश कर दिया कि किसान को जस्टिस, न्याय मिले काजू जहां है। तो ये अलग अलग चीज उन्होंने कहा। रेलवे और जितने रेलवे स्टेशन है सबका रिडेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन देवेंद्र फडणवीस और ये सरकार कर रहा है। तो आप इस चीज को कैसे, आप कोंकण से जुड़े हो, रत्नागिरी में हो, आपने ये भी, हाँ बोलिए। मैं आपको ये तीनों बातों का पहले तो बात कोंकण रेलवे की, उन्होंने कहा वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई, वंदे भारत चालू हो कम। लेकिन आपके लिए मैं पहली बात बता देता हूँ कि कोंकण के लोगों ने ये जो मुंबई का जो महामार्ग है, मतलब मुंबई से जो कोंकण से बिलोंग होके गोवा से लेके केरल अभी पूरे देश में घूम रहे हैं ट्रेन। हाँ, सबसे ज्यादा लोग बाहर से अभी इजीली यहाँ पे आने लग गए हैं। इसका रीजन है कोंकण ने अपनी जगह दी, और ये जगह की वजह से ये कोंकण रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है। और ये कोंकण में ट्रेन कितनी आती है, तो भूल मिल के पूरे दिन में 4 ट्रेन खाली कोंकण के लिए है। आप बताइए, इतना बड़ा कोंकण, अभी गणपति के समय में कम से कम 100 ट्रेन की रिक्वायरमेंट है, वहां पे 4 ट्रेन आती है, बाकी सब जो ट्रेन है आज के लिए रिजर्व रहती है। आप कोई भी ट्रेन ओपन कीजिए, जो अपन स्टेशन में एक्स्ट्रा गाड़ी जो आती है, वो एक्स्ट्रा गाड़ी का भी रिजर्वेशन फुल हो जाता है पूरा टाइम। तो ये है। दूसरी बात आपने बताया कि बोर्ड, ये काजू बोर्ड करने से अच्छी को फिक्स अगर रेट मिल जाएगा, बोर्ड करके ये डिसाइड करेंगे, फिर इनके दलाल आ जाएंगे। इनके दलाल नहीं चाहिए, आज लोगों जो रेट चाहिए और रेट मिलता है। तो यहाँ पे कोई भी सहकार क्षेत्र से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन के उनको यहाँ पे बिठा दीजिए, तो वो अपना रेट अच्छा फिक्स कर सकेंगे। दूसरी बात, चिपी एयरपोर्ट जाता है, वो भी सबसे छोटा जिसकी कैपेसिटी 70 लोगों की है, और जो नीचे उतरते हुए और उसमें भी चिपी से कोंकण आने के लिए जो हालत है वो बहुत खराब है। वो कनेक्टिविटी अभी तक उतनी हुई नहीं है, ये होने के लिए रह जाएगा। और इस समय में कोंकण के जो निवासी है उनकी जमीन यहाँ तक रहनी चाहिए, इतना होना चाहिए, बस यही मांग है। वो जमीन यहाँ से है, दूसरे लोग खरीदते हैं, हमारे लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं और वो छुपा के आ रहे हैं। Right, Manish Patre ji, thank you so much. I think we are having a problem with the network. We'll try and catch up with you again sometime tomorrow in case you're free. And I hope we'll have a better conversation
There seems to be a network problem here. We're not able to get Yeah. fully exactly what you're saying, but we get your general drift. After all, even as far as the Kaju Yeah, board madam. is concerned, or for that matter, as far as the airport is concerned, or for that matter, even as far as the trains are concerned, let's be very clear. What Mr. Patre is saying is not untrue. It's a bit of an eyewash. Let's be very clear. Yeah. The campaign launched by the MNS is really and truly, it concerns the people's problems over there, and they have to be solved. You can't have a highway being under construction for 17 years. 17 साल से एक हाईवे बन रही है. ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? For 15,556 crores have already been spent on it. How many 15,000 crores more do you want to spend? Mr. Patre, thank you very much for joining us, sir. Thank you so much. Thank you. Isn't that terrible? I mean, It's you have a awful. situation. It's awful. ये क्या है? मतलब The pace of development, they say. this is and like To the Lighthouse, No. by Virginia Woolf. None you of know, it never finishes. None of the political parties can, wash their hands off. This is That's right. everybody. Everybody's The 17 involved. years you had Fadnavis, you had Everybody. Uddhav Thackeray, you had the Everyone. Congress rule. You had everybody. Nobody really cares. I mean, this is absolutely terrible. I mean, you can't. I don't even know where to begin. So we'll have a full discussion on the Mumbai-Goa highway very, very shortly on this show. At the moment, with us though, from the NCP, we have Dr. Seema Malik.